उपवर्गीकरण करके बांटने का था, लेकिन लोग उस जजमेंट की भावनाओं को पढ़ न पाए। लोगों को लगा, मतलब ऐसा लगा जैसे समाज दो धाराओं में बंट गया हो। आधा समाज सोचने लगा कि ये उपवर्गीकरण करके हमें न्याय मिलेगा, और आधे समाज को लगने लगा कि उपवर्गीकरण करके हमारी एकता को खत्म करके हमें आपस में लड़वाने की साजिश है। जिसको जैसी समझ बनी उसने वैसी समझ बना ली। एक तरफ जहां पूरे समाज के हक अधिकार का हनन हो रहा था, संविधान को बदलने की साजिशें चल रही थी, सत्ताधारी पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, सरकारों ने देश के सारे संसाधनों को बेच दिया था, इंडियन रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, पोस्टल डिपार्टमेंट बेच दिया, टेलीकॉम डिपार्टमेंट बेच दिया, पेट्रोलियम कंपनियां, गैस कंपनियां, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंक्स, बाल्को नाल्को, आईटीडीसी के होटल्स, एमटीएनएल, बीएसएनएल, धीरे धीरे सब कुछ बेच दिया। फिफ्थ पे कमीशन में केंद्र की सरकार ने 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट ग्रुप डी को पूरी तरीके से आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया, और दूसरी तरफ लेटरल एंट्री लाकर सीधी भर्ती, जिसमें रिजर्वेशन को पूरी तरह खत्म करके अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को नौकरी में आने के अवसर को खत्म करके ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, यहां तक कि सीनियर जो आईएएस बनते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, वहां सीधी भर्ती रिजर्वेशन को दरकिनार करके करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ठेकेदारी प्रथा लाकर नौकरियों के अवसर को तो एक तरफ खत्म किया गया, नौकरियां तो बची नहीं, ऊपर से सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा जजमेंट दिया जैसे कि वो अनुसूचित जाति से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगा हो, जैसे कि हमारे मुद्दों पर बेहद चिंतित हो, और उसने चिंता जाहिर की कि रिजर्वेशन का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति के कुछ ही वर्गों को मिला है, जो वर्ग पीछे छूट गए हैं उनके लिए सब कैटेगरी बनाकर, सब क्लासिफिकेशन करके रिजर्वेशन को बांट के उनको भी आगे लाने का सरकारों की जिम्मेदारी है। और जो विषय सर्वोच्च न्यायालय के सामने विचाराधीन ही नहीं था, वो भी सजेशन दे डाला कि सरकारों को क्रीमी लेयर अनुसूचित जाति, जनजाति में भी लागू कर देना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में अब तक जो हजारों जज बने हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों जज आजादी से आज तक बने हैं, और उन सैकड़ों जजों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, जिसकी जनसंख्या 85% है, उससे सैकड़ों लोगों में आज तक मुश्किल से 8 से 10 लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस बने हैं पूरे देश के राज्यों के हाई कोर्ट्स में, अब तक हजारों जज बने हैं। हजारों जजों में चंद लोग एससी, एसटी, ओबीसी के हाई कोर्ट में जज बने हैं। जानते हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बनने का रास्ता कॉलेजियम से निकलता है, और कॉलेजियम के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को इतनी ही चिंता है तो कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करे और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने का पहले रास्ता बनाए। पहले कुछ सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत करे, हाई कोर्ट से शुरुआत करे, उसके बाद तमाम नौकरियों के अंदर उपवर्गीकरण करके न्याय देने की बात करें। लेकिन इससे भी ज्यादा एक चिंता की और बात है, उनकी नीयत
अनुसूचित जाति जनजाति को आगे बढ़ाने की नहीं है। अगर उनकी नियत अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने की होती तो फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे भर्ती ना होती, क्योंकि वहां तो कंपनियां अपना भर्ती करती है, उसमें तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। और बाकी में वो लेटरल एंट्री ना लाती। एक छोटी सी तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वैसे तो इतना विस्तार पूर्वक बड़ा मुद्दा है कि मुझे कई घंटों लगेंगे, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में एक छोटी सी तस्वीर आपको उदाहरण के लिए पेश करना चाहता हूं, ताकि आपको वास्तविकता पता चले कि देश की वास्तविक स्थिति क्या है। अगर केवल जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसके अंदर केवल अगर मैं 10 नेशनलाइज्ड बैंक की बात करूं तो 10 नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर चीफ जनरल मैनेजर के 147 पद हैं। चीफ जनरल मैनेजर के 147 पद हैं, उसमें से जनरल कैटेगरी के 135 हैं, 92%। ओबीसी के 3 पद हैं केवल 147 में से केवल 2%। अनुसूचित जाति के 9 लोग हैं चीफ जनरल मैनेजर, केवल 6%। और अनुसूचित जनजाति का 0, एक भी चीफ जनरल मैनेजर नहीं है। जनरल मैनेजर के पद इन 10 नेशनलाइज्ड बैंक में 667 हैं। 667 में से 588 जनरल कैटेगरी के, यानी 88% पे कब्जा। 12 लोग ओबीसी के जो केवल 2% है। 52 लोग अनुसूचित जाति से जो केवल 8% है। 14 लोग अनुसूचित जनजाति के जो केवल 2% है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इतनी ही चिंता है तो अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर क्वालिफाइड लोगों में से जो इन पदों के लिए काबिलियत रखते हैं, कम से कम इसके अंदर तो उनको हिस्सेदारी भागीदारी दिला दो। देश में जितने यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर वाइस चांसलर तो देखने को ही नहीं मिलता अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों में से, जिनकी जनसंख्या 85% है। और पूरे देश में सैकड़ों की मात्रा में वाइस चांसलर हैं। एक तो वाइस चांसलर बड़ी मुश्किल से ढूंढने से अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग का मिलता है। तो मेरा अनुरोध है सर्वोच्च न्यायालय से कि कम से कम देश की यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर में हमारा भी हक दिलवा दो। और अगर इतना चिंतित हो तो एक डाटा और आपके सामने रखता हूं। जनवरी 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां थी ए, बी, सी और डी तीनों मिलाकर 33,95,476 थी। 33,95,476 जो जनवरी 2013 में 10 साल बाद घटकर 26,29,913 रह गई और डी ग्रुप पूरी तरह बंद कर दिया। और 2021 में जो 2003 में केंद्र सरकार में 33,95,476 नौकरियां थी, वो घटकर जनवरी 2021 में 18,78,822 रह गई। इसका मतलब आधी से ज्यादा सरकारी नौकरियां तो केंद्र सरकार ने बंद कर दी। तो इतनी हकमारी हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय चिंतित है, केंद्र सरकार, सारी राजनीतिक पार्टी चिंतित है, तो फिर नौकरियां कहां कौन खा गया? इसका तो खुलासा करना पड़ेगा कि नौकरियां खा कौन गया। चिंता वास्तव में है या चिंता करने का दिखावा है? सच्चाई तो यह है, अनुसूचित जाति जनजाति को आपस में लड़वाने की साजिश है। ये बंटवारा हमारे लोगों को न्याय नहीं दे सकता, ये धोखा है। एक और डाटा आपके सामने रखता हूं और आप चौंक जाएंगे। स्वीपर की नौकरी, सफाई कर्मचारी की नौकरी केंद्र सरकार के पास 2003 में 73,881 होती थी, जिसमें से अनुसूचित जाति के केवल 58.73% लोग थे। 58.73% लोग थे।
और ओबीसी के नहीं सॉरी जनरल कैटेगरी के 46,645 लोग स्वीपर की नौकरी कर रहे थे। स्वीपर की जनरल कैटेगरी के लोग स्वीपर की वैकेंसी पर नौकरी कर रहे थे 46,445 और अनुसूचित जाति के कर रहे थे 73,881, जनजाति के कर रहे थे 5605। यानी कि जो पहले लोग कहते हैं ना स्वीपर में 100% अनुसूचित जाति के नौकरी कर रहे, तो ये एक धोखा है, झूठ है। उसमें से 36.98% जनरल कैटेगरी के लोग स्वीपर की नौकरी को कब्जा के बैठे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सफाई का काम नहीं करते, वो ऑफिसों में दूसरा चपरासी वाला या दूसरा काम करते हैं। तो आपकी हकमारी कौन कर रहा है, आपके साथ धोखाधड़ी कौन कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये नौकरियां अब बंद हो चुकी है। और इससे भी बड़ा आंकड़ा बताता हूं, जो 2003 में सफाई कर्मचारी के तौर पर अनुसूचित जाति के 73,881 लोग केंद्र सरकार में नौकरी करते थे, उनकी नौकरियां खत्म होते होते 2021 में केवल 14,534 लोग सफाई कर्मचारी की नौकरी कर रहे हैं। 73,000 में से लगभग 49,000 नौकरी तो आपकी पहले ही सफाई कर्मचारी की भी खत्म कर दी गई है। क्या इसकी चिंता आपको नहीं होनी चाहिए कि आपकी हकमारी कौन कर रहा है, आपकी नौकरी कौन खा रहा है? या आपको आपका हक देना चाहते हैं या आपको आपस में लड़वाना चाहते हैं? ये वर्गीकरण करके आपको न्याय नहीं देना चाहते, बल्कि आपके हक को मार के आपको आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक डाटा और आपके सामने रख दूं, हरियाणा में जो टोटल जनसंख्या है उसमें 21% अनुसूचित जाति के लोग हैं, 21%। और उनमें सरकारी नौकरी की अगर बात करूं तो हरियाणा के अंदर जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो है 64,38,950। 64,38,950। और इसमें से सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के टोटल भी जोड़ लो तो मुश्किल से 20,000 लोग सरकारी नौकरी में हैं, मुश्किल से 20,000। तो जब 64 लाख में से 20,000 को नौकरी मिल भी जाएगी तो 63,80,000 लोगों को तो नौकरी नहीं मिलने वाली, क्योंकि रिजर्वेशन तो खत्म कर दिया। फिर ये सब क्लासिफिकेशन के नाम पर आपको भड़काने और लड़ाने की साजिश क्यों? इस पे आपको चिंतन करना पड़ेगा। ठेकेदारी प्रथा खत्म क्यों नहीं कर देती केंद्र सरकार? और जो लोग आपस में लड़ रहे हो ठेकेदारी प्रथा खत्म करवाने के लिए एकजुट होकर कब लड़ेंगे? आपके जो हक दूसरे लोग मार रहे हैं उसके खिलाफ कब लड़ेंगे? ये आपको सोचना पड़ेगा। और एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आपको बताता हूं, हरियाणा की कुल नौकरियों में ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, 4 तरह की नौकरी होती है ना। हरियाणा में टोटल अनुसूचित जाति की 78 जातियां हैं। मैं केवल हरियाणा का वो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे पूरे देश का डाटा मेरे पास है। जब आप चाहेंगे तो कभी आपको पूरे देश का एक एक राज्य का डाटा दूंगा, एक एक नौकरी का डाटा दूंगा, शिक्षा का डाटा दूंगा, और आपके पास देश की संपत्ति में आपको क्या मिला उसका भी डाटा दूंगा। लेकिन उसके लिए समय नहीं है, वो कभी बैठ के फिर कभी बात करेंगे। आज एक छोटा सा डाटा देता हूं कि हरियाणा की ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप की जितनी भी नौकरियां हैं उसमें 17 जाति, 78 में से 17 जाति ऐसी है जिसमें ए ग्रुप की नौकरी में आज तक किसी एक की भी नौकरी नहीं लगी। 17 जातियों में से किसी की एक की भी नौकरी नहीं लगी। बी ग्रुप की नौकरी में 12 जातियां ऐसी हैं जिसकी आज तक एक भी बी ग्रुप की नौकरी नहीं लगी। सी ग्रुप की एक जाति ऐसी है जिसको आज तक एक भी नौकरी नहीं लगी। और डी ग्रुप जिसमें स्वीपर, चपरासी वगैरह होते हैं उसमें भी 4 जातियां ऐसी हैं जिसमें डी ग्रुप में भी कोई नौकरी नहीं लगी। तो भाई फिर रिजर्वेशन धोखा नहीं है तो और क्या है? ऊपर से सरकारों ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि जो लोग कह रहे हैं सब क्लासिफिकेशन करने से जो जातियां पीछे छूट गई वो लोग आगे आ पाएंगे, इसलिए इस रिजर्वेशन को सब क्लासिफिकेशन करके सब तक पहुंचाने के लिए हमें इसको बांट देना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर इंजीनियर की कोई वैकेंसी निकली है तो उसके लिए न्यूनतम
योग्यता इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए, और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने का आज का खर्चा कम से कम 15 लाख से 20 लाख रुपया है। और अनुसूचित जाति जनजाति के 99% लोग इंजीनियरिंग की डिग्री करने का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है।